हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। जैसा कि सभी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री कंटिन्यू करना चाहिए, तो अभी तक मैंने क्या क्या डिस्कस कर दिया है। तो हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था 1600 से, और 1600 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अदर ईस्ट इंडिया कंपनीज भारत में आती हैं, यूरोपियन कंपनीज भारत में आती हैं, वहां से मैंने कहानी स्टार्ट की थी। इन कंपनीज की आपस में लड़ाइयां होती है, जैसे कि वॉन्डिवॉस का युद्ध एक बहुत फेमस बैटल है। इसके अलावा जो हमारे रूलर्स होते हैं उनके साथ भी बैटल्स होते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जैसे कि आप लोगों ने सुने होंगे एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर। इन सभी लड़ाइयों के बारे में हमने डिस्कशन किया है, और एंग्लो फ्रांसीसीज वॉर, जिनको कार्नेटिक वॉर कहा जाता है, वो भी हमने डिस्कस किया। एंड किस तरीके से फिर धीरे धीरे इन्होंने पूरे भारत में रूल करना शुरू किया, ये सारी कहानियां हमने देखी हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, मतलब दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी, राजा राम मोहन रॉय जी ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं हमारी कंट्री में, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ से शुरुआत हो जाती है। हमने 1857 का रिवॉल्ट भी देखा, और डिफरेंट जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स थे, आदिवासियों के विद्रोह के साथ साथ जो पीजेंट रिवॉल्ट मतलब किसानों के विद्रोह थे, ये सब भी हमने डिस्कशन किया है। ये सारी कहानियां प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं सत्याग्रह के बारे में, मतलब फ्रीडम मूवमेंट के बारे में। सो फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले, जिसको बेसिकली हम गांधीयन एरा कहते हैं, सो गांधीयन एरा माना जाता है 1917 से लेकर आपका 1947 तक। ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इसे हम गांधीयन एरा के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे देश में कई सारे फ्रीडम मूवमेंट हुए थे, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह था, फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन भी था, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हुए हैं। सो हम इस गांधीयन एरा को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेना चाहिए कि गांधी जी आखिरकार कौन थे, किस तरीके से एक लॉयर जो लंदन में स्टडी करने गया था वो कैसे साउथ अफ्रीका पहुंच गया, और किस तरीके से साउथ अफ्रीका में उन्होंने कैंपेन्स को रन किया, कौन कौन से न्यूज़पेपर को पब्लिश किया, कौन कौन से आश्रम की स्थापना की। ये सारी बातें एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। आप चाहें तो पिछले 5 साल के PYQ देख सकते हैं, जहां पर इन सभी क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है जर्नी ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। लेकिन पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा इंडिया टू साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी जी की जर्नी क्या थी। उसके बाद हम सीखेंगे कि साउथ अफ्रीका से इंडिया क्या जर्नी रही है महात्मा गांधी जी की। तो ये सारी बातें आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी बातें अगर हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात करें, तो सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में होता है, पोरबंदर गुजरात में होता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी के फादर का नाम करमचंद्र गांधी जी है, और उनकी माता का नाम पुतलीबाई होता है, जो कि एक रिलीजियस लेडी होती है। करमचंद्र गांधी जी दीवान के रूप में काम करते हैं पोरबंदर में। इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो पोरबंदर में ही होती है, और फिर हाई स्कूल के लिए राजकोट जाते हैं, और उसके बाद कॉलेज के लिए सामल दास कॉलेज भावनगर स्टडी करने जाते हैं। जब महात्मा गांधी जी 13 इयर्स के होते हैं, केवल 13 साल के होते हैं, तो वो बीच में अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि उस समय उनकी शादी हो जाती है कस्तूरबा गांधी से। इसके बाद फर्दर एजुकेशन करने के लिए 1888 में महात्मा गांधी जी लंदन जाते हैं स्टडी करने के लिए, लॉयर बनने के लिए, लॉ की पढ़ाई करने के लिए। तो 1888 में वो लंदन पहुंच जाते हैं स्टडी करने के लिए, वहां पे वो पढ़ाई करते हैं, और 1891 में उनको कॉल आता है बार एसोसिएशन में से, और लंदन में वो कोर्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जिस साल वो बार एसोसिएशन को ज्वाइन करते हैं, उसी साल वो जॉब को छोड़कर इंडिया वापस आ जाते हैं, और इंडिया में आके बॉम्बे में लॉयर की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनको बहुत जल्दी रियलाइज हो जाता है कि वो जो इंडियन कानून है, इंडिया के जो लोग और यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, यहाँ के जो लॉज है, वो उनको नहीं जानते। इसलिए वो बॉम्बे से वापस से अपने घर पोरबंदर चले जाते हैं। वो जॉब के लिए स्ट्रगल कर ही रहे होते हैं, उसी समय यहाँ पर इनको एक ऑफर आता है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका में अगर देखा जाए तो एक बिजनेस ओनर होते हैं, और उनके लिए यहाँ पर एक लीगल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ऑफर दिया जाता है महात्मा गांधी जी को। ठीक है, आप देख सकते हैं in 1893 he got an offer from the Dada Abdullah who owned a shipping business in the South Africa, and दादा अब्दुल्ला जी का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर चले जाते हैं। कहां पे? साउथ अफ्रीका। वो केवल केस लड़ने गए थे,
एक लॉयर की भांति गए हुए थे वो साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि गया था भारत से एक व्यक्ति जो कि लॉयर था, लेकिन जब लौटकर आया तो वो एक नेशनल हीरो या लीडर बन के लौटकर आया। तो उस कहानी को भी हम समझेंगे। तो ये बेसिक बातें हैं, कुछ ईयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। लाइक 1893 हो गया, 1893 में ही महात्मा गांधी जी इंडिया से साउथ अफ्रीका गए हुए थे। ठीक है, इतनी चीजें। अब यहाँ पे जाके वो केस लड़ने जाते हैं, और केस लड़ने जब जाते हैं तो 1 महीने बाद ही उनका सामना होता है ह्यूमिलेशन से, उनका सामना होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, क्योंकि वो केस के सिलसिले में पिटोरिया जा रहे होते हैं, केस के सिलसिले में पिटोरिया जा रहे होते हैं, और पिटोरिया में वो ट्रेन में वो फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे होते हैं, और उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट भी होती है। ये घटना कब की है? ऑन 7 जून 1893 महात्मा गांधी फेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और जब वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो रेलवे ऑफिसर्स आते हैं और कहते हैं कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, और वहां पर जब वो पिटोरिया जा रहे होते तो रास्ते में उन्हें स्टेशन पे उतार दिया जाता है, उनके सामान को भी फेंक दिया जाता है। तो पहली बार यहाँ पर महात्मा गांधी जी को ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा। और ये घटना ट्रेन में कहां पर हो रही है? तो आंसर हो जाएगा पीटरमैरिट्सबर्ग में ये घटना आपको घटित होते हुए दिखाई देगी। उसके बाद वो काफी अपील करते हैं, काफी ज्यादा जो रेलवे ऑफिसर्स होते हैं उनको मेल आपके एप्लीकेशंस को भेजते हैं। एप्लीकेशंस को भेजने का रिजल्ट ये होता है कि जो रेलवे अथॉरिटी है वो अलाउ करती है इंडियंस को कि अगर वो वेल ड्रेस्ड इंडियन है तो उनको 2nd क्लास एंड 1st क्लास की टिकट प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से एक पहली और छोटी सी सफलता महात्मा गांधी जी को मिलती है। ये सारी घटनाएं चली रही होती हैं। ठीक है, तो ये आपको एक इंसिडेंट छोटा सा है जहां से शुरुआत हो रही है महात्मा गांधी जी के एक नए फेज की, एक टर्निंग पॉइंट की। यही टर्निंग पॉइंट माना जाता है महात्मा गांधी जी के इतिहास में। ठीक है, इतनी चीजें। अब इसके बाद क्या होता है? उसके बाद की कहानी कुछ इस तरीके से हम समझने वाले हैं। यहां तक हमने देख लिया कि 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। 1882 में शादी होती है कस्तूरबा गांधी जी से। 1888 में लंदन जाते हैं स्टडी करने के लिए। 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, और 1893 में उनको यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमिलेशन फेस करना होता है साउथ अफ्रीका में। ही वॉज थ्रोन ऑफ द फर्स्ट क्लास कैरेज ऑफ द ट्रेन एट द पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन। ये तब हो गया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद महात्मा गांधी जी प्लान कर रहे होते हैं इंडिया वापस लौटने का, उनका फेयरवेल चल रहा होता है। लेकिन उसी समय नटाल की जो संसद है, नटाल की जो पार्लियामेंट है, वो प्रोसेस कर रही होती है कानून पास करने का, और उस कानून में लिखा होता है कि जो इंडियंस रह रहे हैं साउथ अफ्रीका में उनके वोटिंग राइट्स को छीन लिया जाए, मतलब उनको वोट करने का अधिकार ना हो। तो महात्मा गांधी जी उस समय कहते हैं कि इस बिल को तो किसी भी तरह रोकना पड़ेगा, नहीं तो एक कॉफिन बन जाएगा, नहीं तो एक बहुत बुरी चीज हो जाएगी ये जो इंडियंस रह रहे हैं साउथ अफ्रीका में। तो जो वहां के लोग हैं साउथ अफ्रीका में, जो इंडियंस हैं, वो गांधी जी को इंसिस्ट करते हैं कि आप कुछ समय के लिए और यहाँ पर रुक जाइए और आप इस बिल को रोकने का काम कीजिए। तो महात्मा गांधी जी को क्यों चुना, उसके पीछे का भी एक रीजन था कि साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस थे उनको इंग्लिश नहीं आती थी। सबसे पहली बात तो महात्मा गांधी जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे जिनको इंग्लिश बोलना आता था। वो पिटीशन फाइल कर सकते थे क्योंकि वो बैरिस्टर थे और लंदन से स्टडी करके आए थे। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अगर फेस करने की बात की जाए, पिटीशन फाइल करने की बात की जाए, तो महात्मा गांधी जी एक इंपॉर्टेंट लीडर बन सकते थे। इसलिए वहां की जनता ने बोला महात्मा गांधी जी से कि आप यहाँ पर 1 महीने और रुक जाइए, और महात्मा गांधी जी मान जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं पहला यहाँ पर जो मूवमेंट स्टार्ट होता है वो 1894 में इन्होंने स्थापना की थी नटाल इंडियन कांग्रेस की। तो इस ईयर को भी याद रखना है कि 1894 में यहाँ पर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की जाती है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है इंडियन ओपिनियन, जिसमें यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दिलाई जाए कि किस तरीके से आपको अपने कानून, अपने जो राइट्स है उसके लिए फाइट करना चाहिए। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जी का संघर्ष यहाँ से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी का एक न्यूज़पेपर था, 1903 में इन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में, जिसका नाम इंडियन ओपिनियन आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने 1899 में जो बोर वॉर हो रही है, उस समय एक इंडियन एम्बुलेंस की भी शुरुआत की थी। तो जो वॉर में इंजर्ड लोग थे उनकी हेल्प करने के लिए इसकी शुरुआत भी महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। इस वाली स्लाइड को थोड़ी देर पे हम डिस्कशन करेंगे, पहले कुछ बेसिक बातें सीख लेते हैं जिससे आप थोड़ा सा रोड मैप रेडी कर सको, थोड़ा सा लिंक कर सको। ओके, सो गांधी जी पहुंच चुके हैं अफ्रीका, ठीक है, लीगल केस लड़ने के लिए गए हैं। ओके, और नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है 1894 में।
एंड इंडियन ओपिनियन नाम से न्यूज़पेपर भी इन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। यहाँ पर गांधी जी के 4 इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, और ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर, यंग इंडिया, नवजीवन एंड हरिजन, ये चारों के चारों न्यूज़पेपर या पब्लिकेशन महात्मा गांधी जी के आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें यहां तक आपको आई थिंक मैटर समझ में आ गया होगा। अब महात्मा गांधी जी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप देखा जाए तो इंडिया जाते हैं। ही केम टू इंडिया फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन 1896। ऐसा नहीं है कि 1915 में ही डायरेक्टली महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आ रहे हैं और उसके बाद फिर हमने प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बीच में आप देखेंगे, बीच में 2-3 बार महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया गए हुए हैं। जैसे कि पहली बार आप देख सकते हैं 1896 में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सपोर्ट को इकट्ठा करने, सपोर्ट को लेने के लिए जा रहे हैं, टू गैदर फेलो इंडियंस टू सर्व इन द साउथ अफ्रीका। और उन्होंने लगभग 800 इंडियंस को वहां पे कलेक्ट किया, लेकिन वहां पे भगदड़ हो गई जिसके कारण महात्मा गांधी जी इंजर्ड हो गए। फिर जैसे कि मैंने मेंशन किया था, इन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प की शुरुआत भी की थी। कब की थी? जब यहाँ पे वॉर चल रहा था 1899 में, बोर वॉर। यहाँ पर दिखाने के लिए, ब्रिटिशर्स को दिखाने के लिए कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, एथिक्स क्या होते हैं, क्यों आप लोगों को ह्यूमिलेट करते हो, क्यों ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे फाइट करना शुरू की। इसके अलावा महात्मा गांधी जी एक इंग्लिश ऑथर थे जिनका नाम है जॉन रस्किन। उनकी बुक थी अंटो दिस लास्ट, उससे काफी ज्यादा इंस्पायर थे। और उसके बाद उन्होंने डरबन में कुछ दूरी पर एक आश्रम की स्थापना भी की है जिसका नाम है फिनिक्स फर्म। ये महात्मा गांधी जी का एक तरीके से पहला आश्रम है जो इन्होंने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, डन इतनी चीजें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद क्या होता है, चलिए यहां पर महात्मा गांधी जी एक और आश्रम की स्थापना करते हैं जिसको टॉलस्टॉय फर्म के नाम से जानते हैं। अच्छा, हम महात्मा गांधी जी के मूवमेंट्स के बारे में बात करें तो इन्होंने साउथ अफ्रीका में मूवमेंट स्टार्ट किया था 1894 में, और 1894 से लेकर 1906 का जो फेज होता है इसको हम मॉडरेट फेज कहते हैं। मॉडरेट फेज इसलिए कहा जाता है कि इस समय तक महात्मा गांधी जी ऐसा सोचते थे कि ब्रिटिशर्स को पार्लियामेंट है और जो अथॉरिटीज है, जो गवर्नर्स हैं, उनको अगर हम रिटन में पिटिशन दे, जो भारतीयों की जो कंडीशन है साउथ अफ्रीका में उसके बारे में उनको बताया रियलिटी चेक दिया जाए, तो ऑब्वियसली बात है ये हमारी बात को सुनेंगे और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कुछ एक्शन लेंगे। लेकिन जब लगातार उनका ये प्रयास चलता रहा, जब तक इन्होंने ये मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मॉडरेट फेज था, जब इन्होंने रिक्वेस्ट की, पिटीशन फाइल की, लेटर्स भेजे, तब तक कोई भी असर यहाँ पर नहीं हुआ। और अब जनता भी थोड़ी सी निराश होने लगी थी कि कुछ असर ही नहीं हो रहा है, हम लगातार मूवमेंट में लगे हुए हैं। और फिर आप देखेंगे 1906 से लेकर 1914 का जो समय है, यहाँ पर इस फेज को हम पैसिव रेजिस्टेंस का फेज कहते हैं, मतलब सत्याग्रह का फेज कहते हैं। मतलब महात्मा गांधी जी ने 1906 में सत्याग्रह की शुरुआत यहाँ पर कर दी थी साउथ अफ्रीका में। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपको 2 फेजेस में देखने को मिलता है गांधी जी के मूवमेंट को। पहला आपका मॉडरेट फेज है 1894 से लेकर 1906 के बीच में, और दूसरा आपका पैसिव रेजिस्टेंस है जो कि 1906 से 1914 के बीच में आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप सत्याग्रह को प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, जिसमें आपने क्या किया, अब जो सत्याग्रही थे तो सत्याग्रही को और उनकी फैमिली को रहने के लिए एक आश्रम की स्थापना की गई थी जिसका नाम था टॉलस्टॉय फर्म। और यहाँ पे जो भी सत्याग्रही उनको ट्रेन भी किया जाता था कि किस तरीके से आपको नॉन वायलेंट तरीके से सत्याग्रह को सपोर्ट करना है। तो इस तरीके से इस आश्रम की स्थापना भी यहाँ पे कर दी गई थी। तो आप देख सकते हैं, Tolstoy firm initiated and organized by the Mohandas Gandhi during his South African movement. At its creation in 1910, the ashram served as the headquarters of the campaign of the Satyagraha against the discrimination. Clear है? अब यहाँ पे जो मुद्दे थे या जिसके लिए ये फाइट हो रही थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला मुद्दा ये था रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या चीज थी? यहाँ पर जो इंडियंस रहते थे साउथ अफ्रीका में, उनको अपने एक फिंगरप्रिंट वाला पास अपने साथ हमेशा कैरी करके रखना होता था। ठीक है, अगर आपके पास वो पास नहीं होगा तो आपको जेल में डाल देंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल का था कि जो आपके पब्लिक फुटपाथ होते हैं, फुटपाथ में भी इंडियंस को चलने की परमिशन नहीं थी। कुछ ऐसी सोसाइटीज थी जहां पे 9 बजे के बाद आपको बिना परमिट के इंडियंस को सोसाइटी में निकलने की परमिशन नहीं थी। मतलब डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा यहाँ पर था। तो पहले चीज था रजिस्ट्रेशन। दूसरी बात क्या थी, यहाँ पे इन्होंने एक मैरिज एक्ट को पास किया था। मैरिज एक्ट कुछ इस तरीके से था, तो जिन लोगों की भी शादियां क्रिश्चियनिटी के हिसाब से नहीं हुई है, मतलब क्रिश्चियन मैरिज नहीं है, हम उनको वैलिड शादियां नहीं मानते हैं, वैलिड मैरिज नहीं मानते, और उनके जो बच्चे हैं वो भी वैलिड नहीं है। तो एक तरीके से आपने जो हिंदू लेडीज है उन पे ही प्रहार करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो हिंदू लेडीज थी वो भी इस सत्याग्रह में जुड़ना शुरू हो गई।
ठीक है। इसके अलावा एक और चीज शुरू की थी इन्होंने, पोल टैक्स। पोल टैक्स क्या था? पोल टैक्स बेसिकली ये था कि यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में बाउंडेड मजदूर थे जो काम करते थे, उनको टैक्स देना होता था, तो पोल टैक्स भी यहाँ पे लगा दिया गया। तो इस कारण यहाँ पे जो बाउंडेड लेबर्स थे, इसके अलावा जो अदर हिंदूज थे और आपके जो लेडीज थी, वो सभी लोग इस कैंपेन से आके, मतलब सत्याग्रह से आके जुड़ चुकी थी। ठीक है। गांधी जी ऑर्गेनाइज द फर्स्ट सत्याग्रह कैंपेन इन द सितंबर 1906 टू प्रोटेस्ट द ट्रांसवर्सल एशियाटिक ऑर्डिनेंस विच वाज इनेक्टेड अगेंस्ट द लोकल इंडियन। Under this act, every male Asian had to register himself and produce on demand a thumb printed certificate of the identify। जैसा कि मैंने मेंशन किया, एक रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी, फिंगर प्रिंटेड आपके पास एक सर्टिफिकेशन होता था जो आपको हमेशा कैरी करना होता था। तो इसके खिलाफ पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने 1906 में स्टार्ट किया था, और यहाँ पर जितने भी रजिस्ट्रेशन वाले पासेस थे उनको जलाने का काम किया गया था, जिसके बाद महात्मा गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा था। After that, he also held सत्याग्रह against the Black Act in the June 1907। इसके बाद आप देख सकते हैं जब इन्होंने नॉन वायलेंट मूवमेंट की शुरुआत की इन 1908, तो ये पहली यहाँ पर आप देखेंगे, बट आफ्टर मीटिंग दिस जनरल स्मिथ हु वाज ब्रिटिश कॉमनवेल्थ स्टेटमेंट ही वाज रिलीज। तो पहले इनको 1908 में इस कानून के अगेंस्ट सत्याग्रह करने के लिए जेल भी जाना पड़ा था। कब? 1908 में। तो पहली बार महात्मा गांधी जी 1908 में जेल भी गए थे। इज दैट क्लियर? तो सत्याग्रह की शुरुआत हमने देख ली यहाँ पे, डन। तो इसी को हम यहाँ पे महात्मा गांधी जी का पैसिव रेजिस्टेंस फेज के नाम से जानते हैं। ओके। हिज मेथड ऑफ द नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड द सिविल डिसोबिएंट हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द साउथ अफ्रीकन नेटिव नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड इन 1912। और उसके बाद ये जो पोल टैक्स था उसको अबॉलिश कर दिया गया, ये जो हिंदू रजिस्ट्रेशन एक्ट था उसको भी अबॉलिश करने का काम किया था महात्मा गांधी जी के प्रयासों के बाद। तो आप देख सकते हैं, थ्रू हिज एक्टिविज्म एंड नेगोशिएशन गांधी कंपेल्ड द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट टू पास द इंडिया रिलीफ एक्ट इन 1914। और उसके बाद महात्मा गांधी जी वापस इंडिया आ जाते हैं। ही रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका ऑन द 9th of January 1915। और इसलिए हम 9th of January को एवरी ईयर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें। आफ्टर हिज लॉन्ग स्टे इन द साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी गेन ह्यूज रिस्पेक्ट एज द नेशनलिस्ट। ठीक है, उनको काफी रिस्पेक्ट मिली और इंडिया से भी जो आपका फंडिंग वगैरह है इनके मूवमेंट के लिए जाने लगा था। He was invited by the Gopal Krishna Gokhale, who was a senior leader of the Indian National Congress, to join the Indian National Movement। तो गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनवाइट किया था कि आप आइए और इंडियन नेशनल मूवमेंट की कमान संभालिए या उसको ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल इज द बुक रिटन बाय द मोहनदास करमचंद गांधी इन 1909। जब साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी थे उस समय उन्होंने हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल नाम से एक बुक को भी लिखने का काम किया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने स्वराज के बारे में, मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में इस बुक में चर्चा की हुई थी। क्लियर है? तो हमने एक स्लाइड यहाँ पे स्किप कर दी थी, उस स्लाइड को हम यहाँ पर वापस से देख लेते हैं, ये वाली स्लाइड। ठीक है, तो हमने देखा कि 1904 में फिनिक्स सेटलमेंट किया गया था। फिर 1906 में आप देख सकते हैं इन्होंने ब्रह्मचर्य का शपथ लिया। फिर 1908 में सत्याग्रह को अडॉप्ट किया था महात्मा गांधी जी ने। 1909 में हिंद स्वराज इन्होंने हिंद स्वराज की रचना की, मतलब लिखा। 1910 में इन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने साउथ अफ्रीका का टूर किया और गोपाल कृष्ण गोखले जी जो कि पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी जी होते हैं, इनको इन्वाइट करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए। 1915 में महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद का टाइटल भी मिला था और 9th of January 1915 में महात्मा गांधी जी इंडिया आ गए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो ये एक्चुअली गांधी जी का बैकग्राउंड है। मैं समझाने की ये कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से अचानक से तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि इंडिया के मूवमेंट को लीड करने लगे, कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड होगा। और क्यों, मतलब किस तरीके से एक लॉयर सत्याग्रही बन गया, लॉयर जो था एक फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व हो गया, तो एक बैकग्राउंड था, ये समझाने की कोशिश इसमें की है। इट्स जस्ट अ बैकग्राउंड, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन तो एग्जाम में बने हुए हैं। तो आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगेगा आने वाले समय में। अब जो सेकंड पार्ट इसका आएगा उसमें हम गांधीयन एरा, मतलब अब गांधी जी इंडिया आ चुके हैं और इंडिया आके जो डिफरेंट कैंपेन्स को रन करते हैं, डिफरेंट यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि सत्याग्रह करते हैं, चंपारण हो गया, खेड़ा केस हो गया, आपका अहमदाबाद मिल केस हो गया, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। एक शॉर्ट सिंपल सा वीडियो और एक छोटा सा क्वेश्चन।
ठीक है, जिसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। द पैसिव रेजिस्टेंट एसोसिएशन वाज फर्स्ट फॉर्म बाय द महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका 1906 टू ऑर्गेनाइज अ कैंपेन अगेंस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ। तो यहाँ पैसिव रेजिस्टेंस की शुरुआत किसके खिलाफ यहाँ पर की थी? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है। तो आई थिंक अब आपको आंसर पता होगा, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ को भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से। प्ले स्टोर पे जाइएगा एंड प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा पूजा जैन क्लासेस, वहां से एप्लीकेशन से पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फर्दर स्टडी करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे अगर पहली बार क्लास देखने के लिए आ रहे हैं। टेक केयर।